हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्योर सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं फिज़िक्स के रिवीजन सीरीज और ये हमारा 6th पार्ट है जिसमें कि हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन सीरीज करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको 15 क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। The temperature point at which solid, liquid and gaseous state may stay together is known as, options are boiling point, B melting point, C freezing point, D triple point and E none of the above, more than one of the above। हिंदी में वह तापमान बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी हिमांक, डी त्रिक बिंदु और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्रिपल पॉइंट का। ट्रिपल पॉइंट का मतलब ट्रिपल पॉइंट का नहीं, मेनली इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस ये कौन स्टे टुगेदर होती है तो उसको क्या कहते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा तब जब ये एक ट्रिपल पॉइंट पे तीनों रहेगा। तो इसमें ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है कि ट्रिपल पॉइंट में यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सॉलिड फेस, लिक्विड फेस एंड गैसियस फेसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉलिड फेसेस, लिक्विड फेस एंड गैसियस स्टेट, ठीक है, फेस कैन ऑल को एग्जिस्ट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों जो है इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो वो उस टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रिपल पॉइंट। तो मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट क्या होता है वो बता दिया और हिंदी में त्रिक बिंदु, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये एक टेम्परेचर होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, जहाँ पे आपका लिक्विड, गैस और सॉलिड स्टेट जो है तीनों इक्विलिब्रियम फेज में होते हैं और स्टे टुगेदर करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम कॉल्ड, ऑप्शंस आर रेडिएशन, रिफ्लेक्शन, सी कंडक्शन, डी कन्वेक्शन। उष्म का वह स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है ए विकिरण, बी परावर्तन, सी चालन और डी संवहन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और उसका डज नॉट रिक्वायर द मीडियम, कोई मीडियम नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे। तो हमें पता है कि रेडिएशन, रिफ्लेक्शन और कंडक्शन, कन्वेक्शन, इन चारों का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो इसमें एक एक करके समझते हैं रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका थर्मल एनर्जी जो होता है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईवी वेव शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चलता है। इसमें कोई भी मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन में, इन दोनों में आपको कोई मीडियम चाहिए होता है, लाइक एयर, वाटर, ये कोई मीडियम चाहिए होता है आपको। रिफ्लेक्शन में आपको हीट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। रिफ्लेक्शन में आपको लाइट का कॉन्सेप्ट में मेनली यूज़ होता है रिफ्लेक्शन। तो आंसर होगा क्या, रेडिएशन में आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सनलाइट जो है, सनलाइट
वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो इसको कोई मीडियम नहीं होता है रिक्वायर्ड। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिंदी में विकिरण। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। A liquid remain hot or cold for a long time in the thermos flask because there is no loss or gain of the heat by options are conduction, B convection and radiation, C both A and B, D is none of the above। हिंदी में है कि थर्मस फ्लास्क में तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि इसमें उष्ण की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शंस आर चालन द्वारा, बी संवहन और विकिरण द्वारा, सी इज ए और बी दोनों होगा, और डी इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समझते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि लिक्विड रिमेन्स हॉट, मतलब गर्म ही रहेगा या कोल्ड रहेगा अगर आप उसको एक लंबे टाइम थर्मोस फ्लक्स में रख रहे हैं, कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन और कंडक्शन बोल रहा है। तो कंडक्शन में मैं आपको बताया था कि एक मीडियम चाहिए होता है आपको हीट लॉस के लिए। ठीक है, तो कंडक्शन में हीट लॉस के लिए चाहिए होता है, लेकिन अब जो फ्लस्क बना हुआ होता है वो कुछ ऐसे बना हुआ रहता है और इसके बीच में एक वैक्यूम क्रिएटेड रहता है जहाँ पे आपका कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। ये एरिया वैक्यूम आप समझ लो। तो यहाँ पे अगर आप या फिर कोई कोल्ड या फिर कोई हॉट सब्सटेंसेस या फिर लिक्विड रखते हो तो वो इसके द्वारा यहाँ पे हीट लॉस होता ही नहीं है। तो इसका जो टेम्परेचर रहता है वो उसी टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है। इस वजह से यहाँ पे आप कितना भी लॉन्ग टाइम के लिए रखें, जैसे आपने चाय का फ्लास्क हुआ या फिर कोई ठंड के टाइम में ठंड के टाइम में पानी गर्म रख रहे हैं, तो उसमें भी आप देखते होंगे कि वाटर का जो भी टेम्परेचर के साथ हम रख रहे हैं उसी टेम्परेचर पे वो रह रहा होता है। तो यहाँ पे ना ही कोई रेडिएशन के थ्रू, ना ही कोई कंडक्शन के थ्रू, ना ही कोई कन्वेक्शन के थ्रू, इन तीनों में से किसी के थ्रू हीट लॉस नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में वो मेंटेन रहता है। तो फ्रॉम गिवन ऑप्शन ना ही कंडक्शन हो रहा होता है, ना ही कन्वेक्शन हो रहा होता है, ना ही रेडिएशन हो रहा होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड डिग्री। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जनरली ये पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसमें कि आपको 3 मतलब केल्विन के भी और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीनों का मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ जहाँ से आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखें, C-0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स टू K-273 डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला आप याद रखें। कोई भी आपको रिलेशन निकालना हो सेल्सियस से, C इज़ द सेल्सियस, F इज़ द फ़ारेनहाइट, एंड K इज़ द केल्विन। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से का रिलेशन। तो यहाँ से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का सिर्फ ले लेंगे। तो C-0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू F-32 बाय 180। तो 0 कैंसिल, ये C-0 को डायरेक्ट हम C/10 लिख सकते हैं। C/10 इक्वल्स टू F-32 बाय 18। ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो अब अगर इसको उधर लेके जाते हैं, 9 को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9/5 C इक्वल्स टू F-32 और देयरफॉर F इक्वल्स टू 9/5 C + 32। तो
तो ये फाइनल रिजल्ट आया। तो ये फाइनल आया। अब आपको ऑप्शंस में देखते हैं। ए में दिया हुआ C इक्वल्स टू 9/5 F प्लस 32। हमारा क्या है, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, तो ये नहीं होगा। ठीक है। B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू F माइनस 273.15, ये भी नहीं है। C इक्वल्स टू F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद वाला देख लेते हैं। तो D इक्वल्स टू C माइनस, ये भी नहीं होगा, तो C इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे कि आप कोई भी रिलेशन, आप जनरली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको केल्विन के टर्म में पूछ दे रिलेशन, तो आप यहाँ से बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर आर द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर सेम। कौन से टेम्परेचर, मतलब हिंदी में देखते हैं, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का पाठ्यांक मतलब रीडिंग समान होता है। ऑप्शंस आर -40, B इज़ 212 एंड C इज़ 40, D इज़ 100। ठीक है। एक तो है कि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए -40 पे ये जो है सेम रहता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप सिंपल है, जो अभी मैं आपको रिलेशन बताया C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 पे आप ये चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, जिस पे आपको सेम आ जाएगा। मतलब आप एक C को आप नहीं मान सकते और F का आप यहाँ पे वैल्यू एक एक पुट करके चेक कर सकते हैं कि किस पे सेंटीग्रेड में सेम आता है, तो वहाँ से आपका निकल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको ज़रूरी नहीं कि -40 याद रहना चाहिए, लेकिन आपको मतलब सेम फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का एक टर्म में आपको -40 याद रहना चाहिए, ताकि आपका बहुत सारा टाइम बच जाए। ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी मैन इज़ A is 37 Celsius, B is 37 Fahrenheit, C is 98.4 Celsius and D is 98.4 Kelvin। हिंदी में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है A 37 डिग्री सेल्सियस, B 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, C is 98.4 सेल्सियस एंड D is 98.4 केल्विन। तो यहाँ से आपको बताना है कि बॉडी टेम्परेचर का जो हमारा नॉर्मली रहता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे हमेशा रहता है। तो ये हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 37 डिग्री सेल्सियस पे आपको रहता है। तो अगर मान लीजिए ये अगर केल्विन में पूछा हुआ होता तो फिर कितना होता, तो केल्विन में हमें रिलेशन पता है, तो केल्विन इक्वल्स टू C प्लस 273। तो C हमने 37 पता है, तो फिर 37 प्लस 273 तो इक्वल्स टू 310 केल्विन के टर्म में होगा। इसी तरह से आपको जो मैं रिलेशन बताया हूँ टेम्परेचर के, उसके लिए आप फ़ारेनहाइट पे चेक कर सकते हैं, केल्विन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। In cold countries, alcohol is preferred to mercury as thermometric liquid because A है ऑप्शन, alcohol has lower freezing point, B alcohol is better conductor of heat, C is alcohol is cheaper than the mercury and D is the world production of alcohol is greater than that of mercury। हिंदी में है कि ठंडे देश में पारा मरकरी के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ऑप्शंस आर अल्कोहल का हिमांक कम होता है, बी अल्कोहल उष्ण का बेहतर चालक है, सी अल्कोहल पारे से सस्ता है एंड डी इज़ अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक है। तो यहाँ पे आपको फिर से एक टर्म आ रहा है अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल और ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि कोल्ड कंट्रीज़ में जनरली होता है कि वहाँ पे आपका टेम्परेचर डाउन रहता है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हमें मेंटेन करना होता है। तो
37 डिग्री पे मेंटेन करना होता है तो उसके लिए क्या हमें कुछ अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ सब्सटेंस लेते रहना पड़ेगा। तो अल्कोहल का जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो अल्कोहल का होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर होता है। तो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका 112 माइनस में -112 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या होता है कि इसमें थर्मोमेट्रिक लिक्विड क्यों बोला गया, क्योंकि ये अब अगर लिक्विड आप कंज्यूम करते हो तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये फ्रीजिंग पॉइंट से बचाता है ताकि बॉडी जो है अपना 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखे और ठंड से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑप्शंस में है कि अल्कोहल हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये भी कोई ऑप्शन रखते हैं। अल्कोहल हैज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो नहीं हो रहा है कि बेटर कंडक्टर ऑफ हीट का। अल्कोहल इज़ चीपर देन मर्करी, ये भी कोई रिलेशन नहीं है थर्मोडाइनमिक्स से। द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ मर्करी, ये भी कोई रिलेशन नहीं है थर्मोडाइनमिक्स से। थर्मोडाइनमिक्स में हमें पता है कि हम हीट को डील कर रहे होते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोल्ड कंट्रीज में अल्कोहल जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड जैसा काम करता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, अल्कोहल हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? ऑप्शंस आर द स्टार्टिंग पॉइंट of any temperature scale, B theoretically the lowest possible temperature, C the temperature at which the vapor of any liquid substance is condensed, and D the temperature at which all material are in vapor form। हिंदी में देखते हैं, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो तापमान क्या है? ऑप्शन किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु, B सिद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सी है वह तापमान जिस पर किसी भी तरल पदार्थ की वाष्प संघनित को हो जाती है, और डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्प के रूप में होते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का यहाँ पे पता चला, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर ही आपको पता होना चाहिए मेनली, क्या ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो ये समझते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो ये होता है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जहां पे एटॉम्स ऑफ एनी सब्सटेंस जो है वो कोई थर्मल एनर्जी रिलीज करना बंद कर देता है सारा। मतलब आप अगर कोई वहाँ से कोई एनर्जी ही रिलीज नहीं होगा एटॉम्स से, तो नो थर्मल एनर्जी रिलीज, तो मतलब कंप्लीटली रेस्ट में रहेगा, ये कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ये कोई, अब एनर्जी से बात आ रहा है तो 0 केल्विन रहेगा, ये 0 केल्विन। और 0 केल्विन मतलब आपको मैं बताया था कि ये केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन में +273, तो अगर 0 यहाँ पे है केल्विन तो C +273 और सेंटीग्रेड में हो जाएगा -273 पॉइंट, मतलब आप यहाँ पे 0.15 भी कर सकते हो, 273 जनरली लेते हैं सेंटीग्रेड। तो ये होता है ज़ीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहाँ पे कोई भी थर्मल एनर्जी रिलीज नहीं होता है। तो देखते हैं अब ऑप्शंस में क्या था। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टेम्परेचर, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा कुछ तो नहीं है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब है कि थियोरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, करेक्ट है, क्योंकि लोएस्ट टेम्परेचर तभी होगा जब आपका यहाँ पे कोई थर्मल एनर्जी नहीं होगा। तो पहला तो गलत है, दूसरा ठीक है। तीसरा देख, द टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इज कंटेंस्ड, नहीं। और लास्ट है द टेम्परेचर एट विच ऑल द मटेरियल आर इन वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टैट? A, to measure the temperature, B, to increase the temperature, to maintain the temperature, and D is the to convert heat into electricity। थर्मोस्टेट का उपयोग क्या है? A, तापमान को मापना, B, तापमान को बढ़ाना, C, तापमान को बनाए रखना, स्थिर रखना मतलब उष्ण, और D है कि उष्ण को बिजली में बदलना। तो जनरली कभी कभी पूछ देता है आपका डिवाइस क्या चीज़ में यूज़ हो रहा है, तो आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए कि थर्मोस्टैट होता क्या है। तो थर्मोस्टैट हम लोग मेनली मतलब यूज़ करते हैं आपका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सी इज़ द राइट आंसर। इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वाला है नहीं, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि थर्मोस्टैट हम लोग मेंटेन द टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। इन विंटर यू टच अ लॉग of wood and a rod of iron, you will feel rod of iron is colder because options are the heat of rod of iron is less than that of log of wood। B है कि in comparison to wood iron is a good conductor of heat, ठीक है। C is in comparison to wood iron is bad conductor of heat, and D the iron of the rod of iron is heavier देन द लॉग ऑफ वुड। हिंदी में देखते हैं, सर्दियों में यदि आप लकड़ी के लट्ठे और लोहे की छड़ को छूते हैं तो आपको लोहे का छड़ अधिक ठंडी लगती है, क्योंकि ऑप्शन है ए, लोहा की छड़ की उष्ण लकड़ी के लट्ठे की उष्ण से कम होता है, बी है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्ण का अच्छा चालक है, सी है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्ण का खराब चालक है, और डी है कि लोहे की छड़ लकड़ी के लट्ठे से भारी है। तो इसमें लॉग ऑफ वुड और रॉड ऑफ आयरन से कंपैरिजन करना है। तो हमें पता है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, मतलब इंसुलेटर और नहीं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर और कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर का कॉन्सेप्ट पता ही होगा। तो आयरन जो है मेनली गुड कंडक्टर में आता है एज कम्पेयर टू लॉग ऑफ वुड ऑफ लॉग। तो अगर आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक्स की बात टर्म में बात कर रहे थे, हीट है, तो आयरन जो है मैक्सिमम टाइम तक जितना भी एनर्जी रहेगा वो रिलीज़ करेगा। मैक्सिमम टाइम तक वो जितना भी इसके अंदर एनर्जी होगा रिलीज़ करते रहेगा, एनर्जी रिलीज़ करते रहेगा, जिससे कि अगर आपका आउटर सरफेस जब तक, अगर मान लीजिए कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और आयरन का 10 डिग्री है, आयरन का ही है, ठीक है, तो आयरन तब तक हीट रिलीज करते रहेगा जब तक कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे ना पहुंचे, मतलब जब तक आयरन का भी 6 डिग्री ना हो जाए। लेकिन वुड का वो ऐसा नहीं है, वुड का पूरा मतलब उतना गुड कंडक्टर नहीं है, आपका पूरा इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए होता क्या है कि आप आयरन के अंदर जितने भी एनर्जी हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है इसको छूने से। तो इसमें अगर कंपैरिजन लॉग ऑफ वुड से और रॉड ऑफ आयरन से कर रहा है तो फिर ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि इन कंपैरिजन वुड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब यहाँ पे इन कंपैरिजन वुड टू वुड के कंपैरिजन में आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वुड और आयरन का कर रहे हैं। कोई और जिसका कि और भी ज़्यादा मतलब कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहता तो वो उसके टर्म में हो सकता है कि आयरन के कंपैरिजन में दूसरा मेटल या फिर कुछ और यूज़ करते हैं, तो फिर हो सकता है कि आयरन के कंपैरिजन में उसका कंडक्शन ज़्यादा अच्छा होता, तो उस केस में हो सकता है कि आयरन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर वुड और आयरन के कंपैरिजन में रहा तो इन कंपैरिजन ऑफ वुड आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। इन गिवन बिलो two statements, one is liable as assertion and other is as reason। तो assertion है relative humidity decrease with increasing air temperature, reason दिया absolute humidity increase with the increasing evaporation।
अब हमें करना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। ए है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है ए इज़ फॉल्स, सी इज़ ट्रू। सी ऑप्शन है क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड डी इज़ द ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। हिंदी में पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए वायु दिया हुआ है, जो वायु के तापमान में वृद्धि के साथ सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। इसका कारण दिया हुआ है वाष्पीकरण बढ़ने के साथ निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। अब ऑप्शन सी इसमें है कि ए और आर दोनों सत्य कथन हैं, लेकिन आर ए के सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बी है क्या ए गलत है लेकिन आर सत्य है। सी है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर और ए की सही व्याख्या है। और डी है कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, और रीजन्स में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी। यहाँ पे दो टर्म आपको मिल रहे हैं तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो आर एच होता है क्या तो आर एच होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम इट कैन होल्ड द सेम टेम्परेचर एक्सप्रेशन इन टेम्परेचर। मतलब आपको आर एच हमेशा परसेंटेज में रहेगा और अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट रहता है आपका कंपेयर टू द एयर। ठीक है, तो आर एच को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कैसे। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम इट कैन होल्ड। तो मैक्सिमम कंपेयर करते हैं कि इतना मैक्सिमम इट कैन होल्ड एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये आर एच का हो गया। अब दूसरा है क्या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का भी हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो एब्सोल्यूट होता है क्या एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। और ये आपका डिफाइन होता है ग्राम ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर में। ग्राम ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो कॉन्सेप्ट पता चल गया, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी का और दूसरा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर। आपका अगर एयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है, असर्शन में बोला गया। तो ये सही कथन है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ना। हाँ, ये सही है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है अगर आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर, तो आपका अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसमें कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा। सही है। अब रीज़न में बोला है क्या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इवापोरेशन। तो कथन तो ये भी सही, रीज़न मतलब स्टेटमेंट तो ये भी सही है, बट ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा है। ये मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग इवापोरेशन। अब इवापोरेशन अगर आप बढ़ाते हो तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर होगा वो बढ़ जाएगा। जो जैसे आप किचन में अगर पानी बॉयल कर रहे हो तो वहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है उस एयर में वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जा रहा है। लेकिन ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्लेन
सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्या बोथ ए एंड आर आर द ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज ए है वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, बी water starts boiling at higher temperature due to high pressure, C water boil only at 100 degree centigrade but the heat content is higher at higher pressure, and D convection current are set inside the cooker। हिंदी में देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ए है उच्च दबाव के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, बी उच्च दबाव के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, सी पानी केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है लेकिन उच्च दबाव पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, डी कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोला गया फूड जो है आपका कुक्ड हो जा रहा है फास्टर इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर में अगर हम खाना बनाते हैं तो उसमें जो है लो टेम्परेचर पे अगर प्रेशर कुकर है तो ये तो ये बॉडी होता है, क्लोज्ड बॉडी होता है प्रेशर कुकर। क्लोज्ड बॉडी मतलब इसमें आप लो अमाउंट ऑफ हीट दो, लो अमाउंट ऑफ हीट, तो लो अमाउंट ऑफ हीट से उसके अंदर जो है टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये क्लोज बॉडी है तो क्लोज बॉडी में आपका प्रेशर जो है इसी के अंदर जो है हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लो अमाउंट ऑफ हीट देने से आपका हाई टेम्परेचर भी हो जा रहा है और हाई प्रेशर भी हो जा रहा है, तो इस वजह से जो है खाना जल्दी पक जा रहा है। तो फ्रॉम गिवन ऑप्शन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू हायर प्रेशर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज ए है एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, बी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरमेंट इज इंक्रीजेज, सी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीजेज, एंड डी देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। हिंदी में है कि कोल्ड चैम्बर में भंडारित फलों का भंडारण जीवन लंबा होता है क्योंकि ए सूर्य के प्रकाश का संपर्क रोका जाता है, बी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, एंड सी इज श्वसन की दर कम हो जाती है, एंड डी इज आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे फ्रूट का बोल रहा है कि कोल्ड चैम्बर में वो ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक रहता है। लॉन्गर टाइम तक रहता है मतलब आपका कोल्ड चैम्बर में मतलब ऑक्सीजन का डिफिशियंसी। अब ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो रहा है तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी डिक्रीज रहेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज करेगा। तो ये जो लाइफ उसका लॉन्गर टाइम के लिए हो जाएगा, वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेज। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव। अब हीट वेव के बारे में हमें क्या क्या पता है वो स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर प्लेन। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री और मोर फॉर हिली रीजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग above statement is correct? A is both 1 and 2, B is 1 only, C is 2 only, and D is neither 1 and 2। हिंदी में देखते हैं हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन पहला है कि हीट वेव तब मानी जाती है यदि किसी मैदानी इलाके के स्टेशन पर अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है।
दूसरा है कि हीट वेव तब मानी जाती है यदि किसी पहाड़ी क्षेत्र के स्टेशन का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। अब है क्या, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए 1 2 दोनों, बी केवल एक, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे हमें हीट वेव का पता होना चाहिए कि हीट वेव और दोनों कथन में से एक का बात कर रहा है, प्लेन का बात कर रहा है, और एक हिली रीजन का बात कर रहा है। तो इन दोनों में हमें पता होना चाहिए कि हिली रीजन पे किस टेम्परेचर पे हम उसको हीट वेव कहते हैं और किस टेम्परेचर पे हम प्लेन्स एरिया में हीट वेव कहते हैं। तो हीट वेव का टेम्परेचर जो है एक प्लेन के लिए हम कंसिडर करते हैं, प्लेन, और ये हो गया हिली रीजन के लिए। प्लेन के लिए हमारे पास टेम्परेचर जो है किससे एक्सीड करना चाहिए मैक्सिमम, तो वो हमारा 40 डिग्री से या 40 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ पे 40 डिग्री और मोर देन 40 डिग्री और मोर, ये प्लेन में होना चाहिए कि 40 या 40 से ज़्यादा प्लेन में होना चाहिए। और हिली रीजन में 30 डिग्री और मोर, 30 या 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हिली रीजन में हीट वेव कहलाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में इन्होंने अपोजिट लिख दिया, तो दोनों गलत है कथन। तो डी इज़ द राइट आंसर, नीदर 1 and 2। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीजन। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन मैंने शुरुआती क्वेश्चन में ही बताया था कि C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 180 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाय 100। अगर ये आपको याद है तो टेम्परेचर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पे पूछा है कि वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, अब फ़ारेनहाइट में हमें चाहिए, तो यहाँ से फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड वाला ले लेंगे। तो C डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 180। तो सेंटीग्रेड में हमें दिया हुआ है 50, 100, F माइनस 32 बाय 180, ये कैंसिल, 2 टाइम्स ये 90, अब ये 90 आ जाएगा इधर, तो इसको मिटा देता हूँ। तो 90 इक्वल्स टू F माइनस 32, तो F इक्वल्स टू 122। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ थे हमारे 15 इम्पॉर्टेंट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको जो भी इसमें कॉन्सेप्ट आया होगा वो आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे व्हाट्सएप इस QR से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपको स्कैन करना है। ओके, ठीक है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।